So we have already understood the meaning of different schedules 13, 14, 15, 16 उनकी डिटेल हमने की है कि उसमें क्या क्या आता है. तो let us do a practical for that. So I have taken a question. The statement is written over there. So you have to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2014. आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, interest on deposits, interest to RBI, payment to employees, rent and lighting, printing and stationery, advertisement, depreciation, director fees, auditor fees, law charges, postage, insurance, repair, preliminary expenses. एडजस्टमेंट में गिवन है कि टैक्सेशन का प्रोविजन बनाना है 1,48,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, उसकी एडजस्टमेंट अब करेंगे हम. उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. 1/3 ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ. दो एप्रोप्रिएशंस गिवन है कि प्रॉफिट्स का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है और 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू रिजर्व. So let us start making the profit and loss account for the year ended 31st March 2014. So I have just made the format for convenience. हमने 4 schedules बनाने हैं 13, 14, 15 and 16 और एक कॉलम मैंने बना के रखा है प्रोविजंस के लिए. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एक एक आइटम को देखना है कि वो कहाँ पर जाएगी. यहाँ पर तो हम सीधा टोटल लिखते हैं, यानी कि हमने 13 लिखना है, 14 लिखना है, उसके बाद हमने 15 और 16 लिखना है, फिर प्रोविजंस का टोटल आ जाएगा, फिर P&L और फिर एप्रोप्रिएशंस. तो लेट अस स्टार्ट विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. आपको दिए हुए हैं 23,52,000. तो ये आपके किस में जाएंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है तो ये हमारी किस में जाती है, नंबर 13 में. तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड. तो इंटरेस्ट अर्न्ड के अंदर हमारे पास आते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है अमाउंट 23,52,000. और क्योंकि हमें एडजस्टमेंट दी हुई है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है और क्यों हम उसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या एडजस्टमेंट इसकी करते हैं. तो आपको पता है कि हमारे पास जो 23,52,000 हमें गिवन है, इसमें ओपनिंग रिबेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, which is in this case is given to you 33,000, और जो क्लोजिंग है वो लेस हो जाएगा क्योंकि वो इस साल से बिलोंग नहीं करता है, that comes to 88,000. तो आउटर कॉलम में इसका टोटल आ जाएगा, इट इज 22,97,000. ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका आइटम. नेक्स्ट पे बात करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट. तो हम इसको भी 13 में लिखेंगे. तो वी विल राइट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विच कम्स टू 1,12,000. इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, हमारा बैलेंस आरबीआई के पास पड़ा है तो उसके ऊपर भी हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट. तो ये भी 13 में आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, so that comes to 1,77,000. कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये अदर इनकम है हमारी, तो हमें इसे 14 में दिखाना पड़ेगा. तो 14 में हम दिखाएंगे, यहां हम लिखेंगे अदर इनकम और हमारे पास आ जाएगा कमीशन. कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज दैट इज 7,12,000. देन हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी यहीं आएगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमें गिवन है 1,22,000 और हमने एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा पढ़ा था जो इससे रिलेटेड था और वो ये थर्ड है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000. तो जहां हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं वहीं पर हम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं. तो 12,000 इसमें से माइनस कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 1,10,000 और आउटर में इसका टोटल आ जाएगा 8,22,000. इसके बाद
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होते हैं? जो लोग पैसा जमा कराते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। पे किया जाएगा तो वो किस में आएगा? शेड्यूल 15 में। इसको हम लिखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हमें कितना दिया हुआ है? इट इज 8,22,000। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू आरबीआई, यानी कि हम पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इंटरेस्ट टू आरबीआई वी आर पेइंग हाउ मच? 1,47,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट टू एम्प्लॉयज। पेमेंट टू एम्प्लॉयज क्या हमारी इंटरेस्ट का खर्चा है? नो, ये हम एम्प्लॉय को एज सैलरी दे रहे हैं, जो भी हमने कोई भी उनको रेम्यूनरेशन पे करना है वो दे रहे हैं। तो ये किस में आएगा हमारा? 16 में। पेमेंट टू एम्प्लॉयज दैट इज 8,55,000। देन ये बहुत सारे खर्चे इकट्ठे दिए हुए हैं, मैं साथ में लिख रही हूँ। रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, इंश्योरेंस एंड रिपेयर। यहाँ तक कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो इंटरेस्ट का खर्चा हो। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे यहाँ आ जाएंगे। दैट इज रेंट which is given to you 1,79,000. Then printing 2,12,000. Advertisement 98,000. Depreciation again 98,000. Director fees it is 2,12,000. Then auditor fees it is 1,10,000. Law charges it is 1,52,000. Postage it is 62,000. Insurance it is 52,000. Then repairs it is given to you 34,000. ठीक है। Then you are given information regarding preliminary expenses कि वो कितने हैं? 90,000। लेकिन adjustment है 1/3 of preliminary expenses are to be written off। हमें इस बार preliminary expenses का सिर्फ 1/3 राइट ऑफ करना है। तो 90,000 का 1/3 हुआ 30,000। तो इसका मतलब P&L में तो 30,000 ही आएगा। तो 30,000 हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के और ऐड हो जाएंगे नंबर 16 में। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचा है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमारे पास टैक्सेशन प्रोविजन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हमारा है टैक्सेशन प्रोविजन विच इज 1,48,000 और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 92,000। तो 148 एंड 92 ये हमारे पास कितना आ गया? 2,40,000। अब हमारी सारी आइटम्स पूरी हो चुकी हैं, हम इनका टोटल कर देते हैं। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल आ रहा है हमारे पास 25,86,000। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप लिखोगे यहाँ पर इनकम। इनकम में आप सबसे पहले लिखोगे इंटरेस्ट अर्न्ड, और इंटरेस्ट अर्न्ड के अंदर ये आपकी आ जाएंगी 25,86,000। ठीक है। देन आपको नंबर 14 का टोटल करना है, जो हमने यहाँ कर लिया ऑलरेडी 8,22,000। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अदर इनकम। ये आ गई आपकी 8,22,000। टोटल कर देंगे इसका यहाँ पर 34,08,000 और यहाँ लिख देंगे टोटल इनकम। देन 15 में हमने लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमारा कितना है? 15 का टोटल ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आ गया 9,69,000। हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। देन हमने लिखना है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि इस सब का टोटल, इसमें ये 30,000 भी ऐड होगा हमारा। तो ये आ रहा है हमारा 20,96,000। सो वी विल राइट हियर
20,96,000. Then we will write here provision for contingencies, जो कि हमने यहाँ निकाले हैं 2,40,000. अब हम इसका भी टोटल करेंगे. इसका टोटल आ गया हमारे पास 33,05,000. ये हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस. अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस. और ये 3408 में से हमने 3305 माइनस करना है. तो ये माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 1,03,000. लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नील. तो हमारा इसका टोटल भी अगेन 1,03,000 आ जाएगा. अब हमने लिखना है एप्रोप्रिएशंस, और एप्रोप्रिएशंस के अंदर हमें दो एप्रोप्रिएशन दे रखी हैं. अगर एक दे रखी होती रेवेन्यू रिजर्व की, दूसरी तो फिर भी हमने ऑटोमेटिकली देनी है, क्योंकि ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व इज मैंडेटरी फॉर एनी बैंकिंग कंपनी. तो 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो 1,03,000 का हमने निकालना है 25%. ये आ गया हमारे पास 25,750. उसके बाद हमें दिया हुआ है 5% टू रेवेन्यू रिजर्व. तो 1,03,000 का 5% निकालेंगे, ये आ जाएगा 5,150. और जो 1,03,000 में से बाकी बचा हुआ है दैट विल बी कैरिड टू बैलेंस शीट. तो हम ये निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा 72,100. और इस सारे का टोटल फिर से यहाँ शो कर देंगे कि हमने 1,03,000 को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया. सो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो हमने किसके लिए बनाई है, एक बैंकिंग कंपनी